अस्सलाम वालेकुम। आज हम डान का जो ओपिनियन रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नेम है एग्जिट डेमोक्रेसी। ये हुमा यूसुफ ने लिखा है और ये पब्लिश हुआ है 3 मार्च 2025 को। इस ओपिनियन के मुताबिक पाकिस्तान इज़ एन अथॉरिटेरियन रजीम, क्योंकि पाकिस्तान में प्रीवियसली क्या फैंटेसीज थी कि वी आर हाइब्रिड रजीम, यानी हाइब्रिडिटी है यहाँ पे कि एक तरफ यहाँ पे पॉलिटिकल भी है लेकिन मिलिट्री का भी इंटरफेरेंस है। लेकिन अभी जो द इकोनॉमिक इंटरनेशनल यूनिट की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन रजीम ही है। अब पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो 124 आउट ऑफ 165 स्टेट्स हैं। इसको आप अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर सकते हैं, यानी पूरे आर्टिकल में आपने जो जो चीज़ें निकालनी होती क्या होती है, आपने फैक्ट निकालने होते हैं, आपने कोई केस स्टडी हो वो निकालनी होती है, या फिर आपने वोकेबलरी या आर्ग्यूमेंट्स निकालने होते, तो उसको साइड पर मैंने ऐड किया हुआ है, जैसे यहाँ पे नीचे फैक्ट बुक डेटा नाम से ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये जो डेमोक्रेसी की रैंकिंग है ना, ये कुछ चीज़ों पे होती है। जैसे हम जब भी ऐसे लिखते हैं गवर्नेंस का या डेमोक्रेसी का, तो उसमें हम कुछ इंडिकेटर्स ऐड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की फंक्शन, इंक्लूसिविटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, इलेक्टोरल प्रोसेस, इस सबको ऐड किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जब इस सब को देखा गया तो पाकिस्तान टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मर्स में आया, यानी ये सब कुछ पाकिस्तान में ख़राब है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वी आर नॉट अलोन, यानी हम नहीं है सिर्फ अथॉरिटेरियन रजीम में, देयर आर टोटल 60 कंट्रीज़ जो कि अथॉरिटेरियन रजीम में रह रहे हैं। ये 60 कंट्रीज़ दुनिया की पॉपुलेशन का 39% बनते हैं, यानी दुनिया में सिर्फ 45% ऐसे कंट्रीज़ हैं या फिर 45% ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी के अंडर रह रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो यूरोप हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, लेकिन इट इज़ आल्सो टीनियस कि यूरोप की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो टीनियस है, वो भी कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? बिकॉज यूरोप में अगर हम देखें तो रिसेंटली फार राइट जो हार्ड राइट पार्टीज़ हैं वो अपने अरूज में आ रही है। अगर हम इटली में देखें तो जो मिलेनी की हुकूमत है वो, जर्मनी में देखें तो 21% वोट्स लिए हैं AFD पार्टी में, तो सारी जो फार राइट या हार्ड राइट पार्टीज़ हैं वो यूरोप में अरूज में आ रही है, यानी वहाँ भी डेमोक्रेसी इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट कंपोजिशन और पॉलिसी मेकिंग है अपकमिंग ईयर्स में, वो हम देखेंगे कि वो सारी यूरोप में भी चेंज होने जा रही है, कि पूरी दुनिया ये किस तरह की चेंज में आ रही है कि डेमोक्रेसी, ये टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहीं भी हमें नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप अपनी फैक्ट बुक में दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि 60 कंट्रीज़ अथॉरिटेरियन रजीम में है, इसका रेफरेंस EIU की रिपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ वो ऐड कर सकते हैं, यूरोप है द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस। तो इसको अगर आपने आर्ग्यूमेंट के तौर पे करना है तो फिर आप पूरी लाइन ऐड करें, यूरोप है द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस बट इट इज़ आल्सो टीनियस। तो इसको आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो ऐसे के रिलेटेड यहाँ पे इस आर्टिकल में नेक्स्ट चीज़ है वो दी हुई है कि यूरोप में ये जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिपोर्ट की है, इंटेलिजेंस यूनियन की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग ये बैक स्लाइडिंग क्यों हो रही है कि पूरी दुनिया डेमोक्रेसी के पीछे क्यों हट रही है, कि डेमोक्रेसी अब कहीं भी नज़र नहीं आ रही। स्पेशली अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर, ये पूरी दुनिया में भी अगर बात करें तो इकोनॉमिक प्रेशर आ जाती है। ग्रोइंग वेल्थ इनइक्वालिटी है कि एक कोर कंट्रीज़ है, एक पेरीफ्री कंट्रीज़ है। जो कोर कंट्रीज़ है वो अमीर हो रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट बनी जा रहे हैं, जो पेरीफ्री हैं वो गरीब हो रहे हैं। लेकिन अभी यूरोप में एक नया ट्रेंड आ रहा है इनहेरिटोक्रेसी, जो कि हमने दी इकोनॉमिस्ट के पूरे जो मैगजीन को रिव्यू किया था उसमें देखा था। तो ये सारी दुनिया में जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड इज द पावर्सिटी ऑफ न्यू पॉलिटिकल नैरेटिव, जो नया पॉलिटिकल नैरेटिव है ना वो नहीं आ रहा। कि अगर हमने प्रीवियसली एक आर्टिकल रीड किया था कि अमेरिकन जेन ज़ी गोट रिलीजन, यानी अब जो न्यू कुछ नहीं आ रहा, जो पुरानी चीज़ें ना वो रिवाइज होके आ रही हैं, कि जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं, वो जैसे अभी ट्रंप के जो इक़दाम हैं ये सब कुछ, यानी कोई पाउसिटी है इस सारी सिचुएशन में, स्कार्सिटी है ऑफ न्यू पॉलिटिकल नैरेटिव की। इसके बाद है कि जो अभी इन्फ्लेशन हो रही है, माइग्रेशन का इशू हो रहा है, जॉबलेसनेस हो रही है, इसको कोई नहीं डील कर रहा है, इसकी वजह से डेमोक्रेसी पे सारा एतबार उठ रहा है। उसके बाद स्ट्रेंज फ्रॉम द वोटिंग पब्लिक, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं वो वोटिंग पब्लिक से बिल्कुल स्ट्रेंज है, वो इस तरह एलियनेटेड हैं वोटिंग पब्लिक से कि उनको नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता कि हमें वोट देने वाले किस हालात में रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने आर्ग्यूमेंट में, ऐसे के आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे। इसके अलावा ये आर्टिकल का हिस्सा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ऐसे में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला इशू है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ गवर्नमेंट एज अ मोर डिसीजन मेकिंग इज़ आउटसोर्स टू नॉन इलेक्टेड बॉडीज़, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो इलेक्टेड बॉडीज़ में होनी चाहिए। लेकिन अभी हम अमेरिका में भी देखें तो डोज का जो इंस्टीट्यूट बना है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो जो आउटसोर्स हो रही हैं ये सारी चीज़ें। सिविक इंगेजमेंट वो कम हो रही है, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये सारे आप आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं, यानी यहाँ से आप एक ही आर्टिकल से अपने एक ऐसे को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि पहले हमने इकोनॉमिक प्रेशर देखा, फिर पाउसिटी ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव ऐड कर सकते हैं, जॉबलेसनेस, माइग्रेशन, इन्फ्लेशन, वोटिंग पब्लिक से स्ट्रेंजमेंट ऐड कर सकते हैं, आउटसोर्स ऑफ नॉन पॉलिटिकल बॉडीज़ और सिविक डिसएंगेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसी आर्टिकल में नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्हाट दीज ग्लोबल एनालिसिस, ये जो सारे ग्लोबल एनालिसिस है ना, अभी हमने प्रीवियसली रीड किए कि पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन रजीम है, जो यूरोप में डेमोक्रेसी है वो एक फॉल्स डेमोक्रेसी या फिर ट्रू नहीं रही, फार राइट पॉलिटिक्स आ रही है, ये सारे जो है ना ये इनसफिशिएंट है। यानी ये तो बता रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये सारा कुछ ये नहीं बता रहे इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे देखें तो कोई भी कंट्री या हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस सबसे इम्यून हो। वी आर नॉट इम्यून टू दिस सोल, कि हम सबको अथॉरिटेरियन रजीम्स में रहना पड़ रहा है। बट एक और चीज़ है कि जब हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारी जो हुकूमत है वो हमारी हुकूमत नहीं है, हमने एक अथॉरिटेरियन रजीम में रहना है, तो राइटर के मुताबिक इसके बाद भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि मतलब हम कंप्लेसेंसी में नहीं रह सकते, कि फिर हमें हमारे अंदर एक ऐसी लहर आ जाती है कि हम पुरसुकून नहीं रह सकते। अब जो अथॉरिटेरियन रूलर्स हैं वो पावर में रहना चाहते हैं, वो कैसे पावर में रह सकते हैं? वो कैसे पावर में रह सकती है, उसकी सिंपल सी चीज़ है कि वो सोसाइटल इम्पैक्ट्स जो होते हैं ना वो अपने इर्द गिर्द एक एलीट क्लास को कल्टीवेट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने अमेरिका में ओलिगार्क्स देखे, जो एलोन मस्क या इस तरह के लोग हैं जिसको ट्रंप ने ओहदे दिए। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही सिस्टम चल रहा है कि अपने नीपोटिज्म के साथ जो इर्द गिर्द के लोगों उनको ओहदे दिए जाएँ। तो जो अथॉरिटेरियन रजीम्स होते हैं वो पहला क्या काम करते हैं, एक तो वो करते हैं अपने गिर्द ओलिगार्क्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। बट दूसरा केस कि इन केस के वो अथॉरिटेरियन रजीम कोई सिविल अथॉरिटी नहीं है बल्कि मिलिट्री है, तो मिलिट्री का जो इंस्टीट्यूशन होता है वही एलीट की हैसियत रख लेते हैं। कि जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में भी देखें तो सारे इदारों में, ज़्यादातर इदारों में आपको चेयरमैन इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो आपको लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल इस तरह के लोग नजर आएंगे। यानी फिर अब इस सिचुएशन में कि अब हुकूमत में कौन से लोग हैं, ओलिगार्क्स हैं या मिलिट्री के लोग हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, हम लोग हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? सिंपल तरीका होता है कि टू शो लॉयल्टी टू अथॉरिटेरियन रूलर्स, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज़ भी हो सकती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो क्या करती है, एक मिलिट्री रूलर को अपनी लॉयल्टी शो करती हैं, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हम प्रेजेंट पाकिस्तान में सिचुएशन देखें तो 26 अमेंडमेंट की जो आई है और उसके अलावा पीका एक्ट है, ये सारा कुछ जो आया है वो सब इस सिचुएशन को दिखा रहा है कि किस तरह जो अथॉरिटेरियन रूलर्स हैं ना वो अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो किस तरह शो की जा रही है कि उनके फेवर में काम करके, इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। तो ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में कुछ इम्पैक्ट्स बताए हुए हैं कि जो सोसाइटी पे हम लोगों पे इम्पैक्ट होंगे, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे ये अथॉरिटेरियन रूलर्स के। सबसे पहले ये जब अथॉरिटेरियन रजीम आता है तो वो कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं, कुछ चीज़ों पे फोकस नहीं करते। फोकस किन चीज़ों पे करना है, अभी आप नून लीग की हुकूमत देख सकते हैं किन चीज़ों पे फोकस है कि वो अपनी एक मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो यही होता है अथॉरिटेरियन रजीम में कि एजेंडा आइटम डेट आर क्रिटिकल टू इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल, सिर्फ उन पे वो फोकस करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ ऑल अदर पॉलिसीज़, बाकी पॉलिसीज़ इग्नोर हो जाती है। इससे जो पब्लिक में इनइक्वालिटी आ जाती है, मार्जिनलाइजेशन हो जाती है, ग्रीवेंस इंक्रीज़ हो जाता है, लोगों में मसले मसाइल आ जाते हैं, तो इसकी वजह से एक नया करंट ऑफ अपोजिशनल करंट पैदा हो जाता है, तो वो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये एक बिल्कुल ना आप कह सकते हैं सर्कुलर चीज़ है, जो राइटर ने जो शो किया हुआ है कि सबसे पहले एक अथॉरिटेरियन रजीम आता है, वो क्या करता है कि वो लोगों की पॉलिसी जिन एरिया पे काम करने उसको इग्नोर कर देते हैं, उससे ये चीज़ें पैदा होती हैं, ये चीज़ें दोबारा उसको कंटिन्यू करती हैं। तो ये इस तरह शो किया हुआ है। अब पाकिस्तान में केस इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अब पाकिस्तान में केस क्या है। पाकिस्तान में सबसे पहले अटैम्प्ट किया है मिलिटराइज एग्रीकल्चर करने का, कि एग्रीकल्चर जैसे महकमा ज़राअत में जो मिलिट्री का कंट्रोल है, फिर उसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वीसी अपॉइंट किया है। इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए हैं। और इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल ना ही प्रोटेस्ट है, ना ही लीगल सिस्टम है, क्योंकि ये सब कुछ पाकिस्तान में फ्रेगमेंटेड है। यानी राइटर दो चीज़ें लेके जा रहे हैं, एक पाकिस्तान का पहलू भी साथ लेके जा रहे हैं और दूसरा जो इंटरनेशनल पहलू भी है। यानी आर्टिकल में बिल्कुल इससे आगे क्या बात शुरू हो जाती है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो कि पहले हमें कहते थे, जेंटली रैप करते थे हमारी रूलिंग लिस्ट को, हमारी रूलिंग क्लास को, कहते थे कि आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को करें प्रमोट, आप रिलीजियस फ्रीडम दें, अब वो खुद ही अपने रोलिंग बैक कर रहे हैं, यानी खुद ही वो सिविल लिबर्टीज़ को स्लैश कर रहे हैं, एड्स को कम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ट्रंप पे या यूएस पे एक क्रिटिसिज्म की गई है। इसमें ये जो वर्ड है रैप्ट, इसका मानी होता है सरजनश करना, रूलिंग लिस्ट जो रूलिंग क्लास होती है,
और स्लैशिंग का मतलब होता है कम करना, रोल बैक, पीछे हट जाना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इसी आर्टिकल में बताई गई कि इसका रिजल्ट क्या आता है, यानी एंड पे सारा आर्टिकल कंक्लूड किया गया कि इस सब से हर बंदा, पाकिस्तान में हर बंदा क्या है, ईच पर्सन फॉर हिमसेल्फ की जो मेंटेलिटी है ये प्रमोट होती है, यानी हर बंदा अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता। इसका नतीजा किस तरह नज़र आता है कि लोगों को ये लगता है कि हमने सर्वाइव करना है, हमने बचना है या फिर यहाँ से बच के भागना है। तो यहाँ से एक सर्वे की रिपोर्ट ऐड की गई है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक 37% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं, और इनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो एजुकेटेड पीपल हैं। यानी अब दो तरह से लोग छोड़ के जाएंगे, एक तो वो होंगे जिनके पास पैसे होंगे, वो तो वैसे ही चले जाएंगे मुल्क छोड़ के, लेकिन दूसरा वो लोग जो नहीं इस तरह जा सकते, वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स और रिकटी बोट्स के थ्रू, जैसे रिकटी बोट के यहाँ पे वर्ड यूज़ करके बताया गया कि किस तरह जैसे ग्रीक में प्रीवियसली हुआ कि एक कश्ती उल्टी, इतने पाकिस्तानी मरे, तो ये सारी उस सिचुएशन को दिखाया गया है। अब एंड पे जो रह जाते हैं उन्होंने क्या करना है, अपने सर्वाइवल को देखना होता है, उन्होंने अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करना होता है। तो इससे हमें, इस वजह से हमें क्या होता है कि लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, किसी का कोई दिल नहीं होता, कोई गाड़ियाँ चला रहा है, कोई हुकूमतरान कर रहा है, कोई भी दिल से नहीं कर रहा, हर कोई सर्वाइव करना चाह रहा है। तो इस वजह से हमें डेली स्लीव ऑफ हॉरिफिक न्यूज़ नज़र आती है। स्लीव होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में होना, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें नज़र आती है जैसे चिल्ड्रन किल्ड बाय रेकलेस ड्राइवर, ये कुछ एग्जाम्पल्स कोट की हुई हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थ्रेटन बाय ब्लास्फेमी एक्यूजेशन, ये जैसे प्रीवियसली श्रीलंका के एक जो मैनेजर है उनको ज़िंदा जला दिया गया था, उस तरह के ये सारे वाक़यात पेश आ जाते हैं। बलोच पीपल डिसअपेयर हो जाते हैं, माइनर्स का इशू आ जाता है, ये सारे इश्यूज़ फिर हमें नज़र आते हैं। लेकिन इसका एक ही वे फॉरवर्ड है कि सब लोग एक कॉमन पर्पस पे जाएं। आइसोलेशनिस्ट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बजाय एक कॉमन पर्पस पे अगर जाएंगे तो फिर हो सकता है सारे मसले का हल हो सके, क्योंकि जो अथॉरिटेरियन रजीम है या अथॉरिटेरियन रूलर है उनका तो एक ही काम है कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को कंटिन्यू करना है, एक लीड क्लास को कंटिन्यू करना। तो ये फिर ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि बगैर लोग इकट्ठे हुए, यानी सबको एक कॉमन पर्पस को लेके जाना पड़ेगा। अब इसकी फैक्ट बुक में सिर्फ आपके पास 5 चीज़ें इस पूरे आर्टिकल से कि सबसे पहले EIUs की जो लेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंकिंग है पाकिस्तान की 124 आउट ऑफ 165 है, ये CSS के एग्ज़ाम में, PPSC के एग्ज़ाम में आ सकती है। पाकिस्तान टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 37% पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है वो 60 दुनिया में ऐसे मुल्क है जो अथॉरिटेरियन रजीम के अंडर हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ें आप अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आप आर्ग्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, ये मैंने ऐड की हैं। ये आप वैसे भी पूरे आर्टिकल को रीड करके आर्ग्यूमेंट अपने सेपरेट कर सकते हैं। कुछ वोकेबलरी के टर्म्स है, वैसे तो मैंने बीच ही दरमियान में ही बता दिए थे, जैसे टीनेज का वीक होता है, पार्सिटी, स्कारसिटी, बैकस्लाइड, पीछे हट जाना, स्ट्रेंज का एलियनेशन होता है, स्लीव का तादाद में हो जाना होता है, आउटसोर्स किसी और सोर्स को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, जैसे एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी किसी और सोर्स को दो। रिपल इफेक्ट जो उलझा हुआ या फिर कम ज़्यादा हो जाना, यानी एक कंटिन्यूस इफेक्ट ना होना। ग्रीवेंस परेशानियाँ होती हैं। परव्यू, रेंज या स्कोप ऑफ नॉलेज वगैरह होती है। रिकटी जो होता है वीक होता है। सो ये आज का आर्टिकल था, ये CSS PMS के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप इसको नोट कर सकते हैं, अपने SC की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वोकेबलरी को आप अलहदा नोट कर सकते हैं और अपनी जो फैक्ट बुक है उसको भी बना सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।